अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेजिएट। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बेटा, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझसे पर्सनली कहा था कि आप थ्योरम के हवाले से भी कोई वीडियो बनाकर अपलोड करें। सो फाइनली हम लोग आज पहली थ्योरम की वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये थ्योरम जो वर्टिकल एंगल से रिलेटेड है। और वर्टिकल एंगल्स क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो हमारा लेक्चर नंबर 38 ज़रूर देखिए। उसके लिए हमने मुख्तलिफ एंगल्स का जिक्र किया था और कंडीशन हमने जिक्र की थी। वो कौन कौन से एंगल्स होंगे वो आपको अच्छी तरीके से वहाँ समझ में आ जाएंगे। तो थ्योरम नंबर बेसिकली है क्या, आइए देखते हैं। अच्छा जी, थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट जैसे कि बेटा आप लोग अपनी स्क्रीन पर नज़र आई होगी, वो हमसे कह रहा है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, इसके स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि थ्योरम के मुतालिक एक आम कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये कि थ्योरम स्टूडेंट्स के जहन में स्पेशली ये है कि थ्योरम याद करने की कोई चीज़ होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। थ्योरम असल में समझने की चीज़ है। इसके ना कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, कुछ कॉरोलरीज होती हैं, और जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कुछ उनके एंगल्स होते हैं। अगर उनको समझा जाए तो थ्योरम बहुत आसान सी चीज़ है समझने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि थ्योरम असल में दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक हाइपोथेसिस कहलाता है और एक उसका कंक्लूजन कहलाता है। यानी आप यूँ कह लें एक कंडीशन कहलाती है और एक उसका रिजल्ट कहलाता है। अगर हम इसके थ्योरम पे गौर करें इसकी स्टेटमेंट में, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक हिस्सा इसका इफ से स्टार्ट हो रहा है और एक है दैन द वर्टिकल एंगल। दैन तो इसमें नहीं लिखा, लेकिन इसमें चीज़ इम्प्लाइड है कि वो उसका कंक्लूजन है कि अगर आपसे कह रहे हैं टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन्स काटेंगे तो ऑब्वियसली जो बाद में चीज़ दी जाएगी वो उसका कंक्लूजन होगा। इसकी मिसाल इस तरीके से ले लें कि अगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर सूरज निकलता है तो, और मैं यहाँ रुक जाता हूँ आके, तो ऑब्वियसली आप लोग समझेंगे कि ये जुमला कंप्लीट नहीं है, मैं कुछ आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है ये कहता हूँ कि अगर सूरज निकलता है तो दिस इज़ द गिवन कंडीशन। तो क्या होगा, धूप हो जाएगी, ये इसका कंक्लूजन होगा, या गर्मी हो जाएगी, ये इसका कंक्लूजन होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, इफ़ वाली जो बात होती है वो कंडीशन होती है, वो आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, ठीक है। और जो बाद वाला हिस्सा होता है उसके अंदर दैन लिखा हो या ना लिखा हो, वो एक रिजल्ट होता है कि वो चीज़ ऐसी होगी, ऐसा होगा, इसका कंक्लूजन है, राइट। देखिए ये दो लाइन्स आपके सामने बनी हुई आ रही हैं। एक और चीज़ थ्योरम के अंदर बेटा ज़हन में रखिएगा, आपको डायग्राम्स वगैरह कोई चीज़ नहीं दी जाती, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट को समझकर असल में आपने पूरा काम आगे करना होता है। ये फिगर भी आपने खुद ही बनानी होगी। मैंने रैंडमली दो लाइन्स ली हैं, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर, ठीक है। तो ये तो गिवन कंडीशन है मेरे पास ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीन चीज़ें हमारे पास थ्योरम्स में आएंगी। एक आएगा गिवन, एक आएगा टू प्रूफ, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, और एक आएगा उसका प्रूफ, यानी कि उसको फिर अब साबित करना है हमने, ठीक है। अच्छा, उस प्रूफ के हमारे पास दो सेक्शंस होंगे, एक स्टेटमेंट का होगा, एक रीजनिंग का होगा। यानी एक हम ऑब्जर्वेशन अपनी पेश करेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन के मुतालिक ऐसा ऐसा है, फिर उस ऑब्जर्वेशन का हमें आगे उसका रीज़न भी देना होगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये पूरा थ्योरम इन तीन चीज़ों से ध्यान में रखिएगा मिलकर बनता है। वन इज़ गिवन, जो इन्फॉर्मेशन सवाल में दी जा रही है। नंबर टू, टू प्रूफ, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ प्रूफ, क्या उसको प्रूफ करना है आपने आगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट एंड रीजनिंग। जो हमें गिवन में क्या कह रहा है, देखें, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। बस इतना ही हमें बताया था ना इसने कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो ये गिवन कंडीशन हमारे पास थी। दो लाइन्स हैं, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूफ हमें क्या करना है, ए मेजरमेंट एंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल बी ओ सी। देखिए ए ओ डी एंगल कौन सा है, ये वाला जो ऊपर बन रहा है वी शेप में। इसका जो वर्टिकल एंगल होगा ना, ऑब्वियसली वो नीचे वाला एंगल होगा, बी ओ सी होगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर को हम लोग रिमाइंड करते हैं तो वर्टिकल एंगल की कंडीशन ये भी थी कि वो नॉन एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो ये ए ओ डी के साथ ए ओ सी जो है वो एडजेसेंट है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट तो नहीं है। बी ओ डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एडजेसेंट है, तो ऑब्वियसली ए ओ डी का जो नॉन एडजेसेंट एंगल होगा और वर्टेक्स भी इसका सेम है, वो होगा बी ओ सी। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हमें ये प्रूफ करना है। इसी तरीके से ए ओ सी जो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है वी शक्ल में, आप ये समझें, उसका जो वर्टिकल एंगल होगा दैट इज़ बी ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है आइए देखते हैं। अच्छा जी, प्रूफ के अंदर बेटा ध्यान में रखिए, इसमें अभी आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ें हमारे पास होंगी, एक कहलाएगी स्टेटमेंट, एक कहलाएगी रीजनिंग। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख के अपने पास रखी थी, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से चीज़ क्लियर होती जाएगी। देखिए सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो मेजरमेंट एंगल ए ओ डी और मेजरमेंट एंगल बी ओ डी, अगर इनको हम प्लस करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, देखिए मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ। ए ओ डी एंगल ये वाला है जो ऊपर वी की शक्ल बना रहा है,
और बी ओ डी राइट हैंड साइड पे जो समझ ले वी की शक्ल बना रहा है, ये वाला एंगल है। ये आपसे कह रहा है अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को मैं ऐड करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल जो है ये असल में पूरी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, यूँ समझ लें आधा एंगल है या आधे से ज़्यादा है, जो भी एंगल इसे कंसिडर हम करें, कुछ एंगल यहाँ है और कुछ यहाँ पर है। जब उन्हें आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसने मेंशन की हुई है कि मेजरमेंट एंगल AOD और BOD को अगर प्लस करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसका रीज़न क्या होगा? बोथ आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहा जाता है जिनको ऐड करने से आंसर 180 डिग्री बनता हो। ठीक है, ये पहला रीज़न स्टेटमेंट और रीज़न हमारा हो गया। सेकंड पे आ जाइए, मेजरमेंट एंगल BOC एंड BOD को अगर आप ऐड करते हैं दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब BOC और BOD कौन से देखें, ये डायग्राम आ गई। BOD तो ये वाला है और BOC नीचे वाला एंगल बन रहा है दिस वन। अगर आप गौर से देखोगे कुछ एंगल यहाँ है और कुछ यहाँ, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही बना रही है ना, इसका नाम CD है, तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो इन दोनों का टोटल भी ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का एंगल होगा विच इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसने बताई हुई है आपको कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को भी प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। और ये कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि सेम रीजनिंग है इसकी, दोनों को ऐड करें 180 डिग्री आंसर बन जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये तो दो हो गए। तीसरा हमारे पास क्या आ रहा है कि मेजरमेंट एंगल AOD। अब ये जो समझने की तरह कोशिश करते हैं, ये असल में हमने पहले से लिया है, पहले पॉइंट से लिया है, और जो राइट हैंड साइड है ये हमने दूसरे पॉइंट से लिया है। ये बराबर क्यों है, क्यों बराबर मैंने लिए हैं, इसकी वजह क्या? देखें, वजह उसकी ये है, दोनों एंगल जो पहले पॉइंट पे लिखे हुए AOD एंड BOD उनका टोटल भी 180 है और BOC और प्लस करेंगे BOD, इसका एंगल भी 180 डिग्री है। जब दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं दैट मीन्स ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना। ठीक है, इनका टोटल भी 180, इनका टोटल भी 180 है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि आंसर तो सेम आ रहे हैं दोनों के। तो दैट्स वाई इन दोनों का हम इक्वल टू के बराबर इन्होंने लिया है। और इसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती ही यही है कि तीन चीज़ें हमारे पास दी जा रही हैं, अगर उनमें से हम दो को बराबर प्रूव कर दे तो ऑटोमेटिकली तीसरी बराबर प्रूव हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पॉइंट पे अगर हम गौर से देखें तो मेजरमेंट एंगल BOD और मेजरमेंट एंगल BOD ये राइट पर भी है लेफ्ट पर भी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है जो BOD लेफ्ट पर होगा, क्योंकि एंगल तो एक ही है ना, वो चेंज तो नहीं हो सकता, BOD लेफ्ट पर जितना होगा उतना ही राइट पर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। राइट, जब एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट पर बचेगा सिर्फ मेजरमेंट एंगल AOD और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल BOC। ठीक है, ये वाले बच जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या होगा, प्रूव बाय कैंसिलिंग मेजरमेंट एंगल BOD फ्रॉम बोथ साइड्स। हमने क्या किया है, दोनों साइड पे जो मेजरमेंट एंगल BOD जब इसको हमने कैंसिल किया तो हमें जो असल रिक्वायरमेंट थी ना, जो उसने कहा था कि दो वर्टिकल एंगल्स बराबर होंगे, ये हमें मिल जाएगा। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ पिछले डायग्राम में। देखें इसने क्या कहा था, मेजरमेंट एंगल AOD और मेजरमेंट एंगल BOC आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, बराबर होंगे। तो ये देखें यहाँ पे चीज़ हमारे पास आ रही है कि दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है या बराबर है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अब दोबारा से ये प्रोसेस पूरा तवील लेके हम एंड तक चलें, इससे बचने के लिए थ्योरम की ख़ास चीज़ ये है कि हम उसमें वो चीज़ करते हैं कि अगर कोई सिमिलरिटी चीज़ में आ रही है ना तो उन सिमिलर चीज़ों को हम लोग जो है ना वो यूँ कहते हैं कि हटा देते हैं, उस पर कॉमन चीज़ हम ले लेते हैं। यानी आप यूँ समझें कि अगर मैं दोबारा प्रोसेस लेके चलूँ, इतना लंबा काम मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसे प्रूव करने के लिए, तो इन सबको हटाकर मैं सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन करूँगा बाय द अबव प्रोसेस। यानी पूरा प्रोसेस अगर मैं ऊपर रिपीट करता हूँ तो हम जो दूसरा एंगल है ना वर्टिकल, वो भी हम प्रूव कर देंगे। दैट इज मेजरमेंट एंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट एंगल BOD, यानी ये वाला एंगल जो है। ठीक है, तो देखें इस तरीके से ये सारा एंगल जब प्रूव करोगे एंड फाइनली ये जो तीन वर्ड्स आप ध्यान में रखिए QE एंड D, ये हम मेजर लास्ट में हमेशा हम इस वजह से मेंशन करते हैं क्योंकि इसका एक एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन होती है क्वाड इरेड डेमोन्स्ट्रेंडम। क्वाड इरेड डेमोन्स्ट्रेंडम, ये इस एब्रीविएशन का मतलब है विच वॉज टू बी प्रूव, यानी कि जो चीज़ आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, जो कंक्लूजन आपको निकालने के लिए कहा गया था, वो आप प्रूव कर चुके हो। ठीक है, और ये थ्योरम के आखिर में लिखी जाती है कि यहाँ पे आके थ्योरम एंड हो चुका है। तो बेटा ये था थ्योरम नंबर 1 और आई होप आप लोगों को ये सारी डिटेल समझ में आई होगी। कैसे लगी वीडियो, इस मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थ्योरम में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो आई होप ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम थ्योरम की एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तो टिल द नेक्स्ट टाइम
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना अपने खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में भी याद रखिएगा एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।